साहिल और उसका साथी और शिवांगी तीनों उस आदमी की बात सुनकर हैरान थे। सबसे ज्यादा हैरानगी हो रही थी तो वे शिवांगी को हो रही थी, क्योंकि उसकी नज़रों में तो वे और अर्जुन बस कुछ वक्त पहले ही मिले थे। तो भला वे अर्जुन की कमजोरी कैसे हो सकती थी? अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हों तो मुझे जल्दी से बताओ कि इस वक्त तुम लोग कहाँ पर हो, ताकि मैं वहां आकर शिवांगी को सही सलामत लेकर जा सकूं और तुम्हें तुम्हारी कीमत देकर तुम्हें वहां से अलविदा कह सकूं। साहिल ने अपनी मालिक की बात सुनकर तुरंत उन्हें अपना एड्रेस बता दिया और तकरीबन आधे घंटे के बाद वहां 2 से 3 गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ी में से ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए, हाथों में बंदूक लिए कई लोग निकले, जिनके आगे एक आदमी चेहरे पर मास्क लगाए हुए खड़ा था। साहिल ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, वे तुरंत आगे आकर बोला, लीजिए सर, जैसा कि आपने हमें करने के लिए कहा था, हमने अपना काम कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया है। अब इसकी तुम्हें तुम्हारी कीमत जो तय की गई थी वे मिल जाएगी। उस आदमी ने इतना कहा और अपना हाथ अपने पीछे खड़े हुए असिस्टेंट की तरफ किया। असिस्टेंट ने तुरंत अपने बॉस का ऑर्डर समझकर एक ब्लैक कलर का सूटकेस उस आदमी के हाथ में रख दिया। मास्क मैन ने उस सूटकेस को ले लिया और साहिल के हाथ में बढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारी कीमत। साहिल ने तुरंत सूटकेस को ले लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसमें सच में 500 और 2000 की कई गड्डियां रखी हुई थी। साहिल की आंखों में नोटों को देखकर चमक आ गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे, और अब जब वे आज पहली बार देख रहा था तो उसकी आंखों से चमक जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। साहिल ने तुरंत सूटकेस बंद किया और अपने साथ में खड़े हुए लड़की की तरफ देखकर कहा, चलो कबीर, हमारा काम हो चुका है और हमें हमारे पैसे भी मिल चुके हैं। अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि अर्जुन और अतुल शेखावत को हमारे बारे में पता चले। कबीर और साहिल इससे पहले कि वहाँ से अपने कदम आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही मास्कमैन के आदमियों ने उन दोनों को घेर लिया। दोनों भाई हैरान भरी नज़रों से अपने चारों तरफ खड़े हुए आदमियों को देखने लगे। यहाँ तक कि शिवांगी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसे तो खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और आखिरकार उसे किडनैप करने के पीछे किसका और क्या मकसद था। जब उसने दोनों भाइयों को अचानक से लोगों के बीच घिरा हुआ देखा तो वे और ज़्यादा हैरान हो गई। साहिल और कबीर को उन लोगों ने ढकेलते हुए शिवांगी के पास ही ले जाकर गिरा दिया। शिवांगी के चेहरे पर कुछ देर पहले तो घबराहट थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। साहिल अपने सामने खड़े हुए आदमी की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो वही सब किया जो आप सब ने हमें करने के लिए कहा, और अब आप हमें इस तरह से बंदी क्यों बना रहे हैं? वे इसलिए क्योंकि तुम्हारे बारे में अर्जुन और अतुल शेखावत को पता चल चुका है, और इस वक्त हमारे बॉस इस बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें काम इतनी सावधानी से करना होगा कि किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन तुमने तो सीसीटीवी फुटेज में अपना हुलिया और गाड़ी का नंबर सब कुछ नोट करवा कर भागे हो। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया जाएगा? अगर तुम अर्जुन और अतुल शेखावत के हाथ लग गए तो तुम 1 मिनट के अंदर सब कुछ कबूल कर दोगे कि सब कुछ तुमने हमारे कहने पर किया, और इस वक्त हम ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। साहिल और कबीर दोनों भाई अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में घिर चुके थे। कबीर के बार बार कहने के बाद भी साहिल ने ऐसे लोगों का साथ चुना जो देखने में ही खतरनाक लग रहे थे, और अब पैसों के लालच में दोनों भाइयों की जान खतरे में पड़ चुकी थी। उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराहट नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट छाई हुई थी। शिवांगी को इस तरह से हंसते हुए देखकर और बिना किसी घबराहट के वहां पर बैठे हुए देखकर कबीर ने उससे कहा, तुम्हें तो हल्ला मचाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, लेकिन तुम तो इस तरह से शांत बैठी हो जैसे कि तुम इन सबको जानती हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इतने सारे लोगों के बीच अकेली हो? अगर इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा तुम्हारा? मेरी छोड़ो, तुम लोग अपनी सोचो, क्योंकि मुझे इन लोगों से डर नहीं लगता। कबीर ने चौंकते हुए कहा, डर नहीं लगता? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे हट्टे कट्टे नौजवान हाथों में बंदूक लिए तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं और तुम्हें डर नहीं लगता? शिवांगी एक बार मुस्कुराई और साहिल और कबीर की तरफ देखते हुए उसने अगले ही पल मास्कमैन की तरफ देखा।
जो काफी गहरी नजरों से शिवांगी को ही देख रहा था। शिवांगी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेशक मुझे डर नहीं लगता, और वे भी ऐसे लोगों से जो इतने सारे लोग एक साथ मिलकर एक लड़की को किडनैप कर रहे हैं। अगर इनमें इतनी ही हिम्मत होती तो डंके की चोट पर ये आकर शेखावत मैंशन में मुझे सबके सामने किडनैप करने की हिम्मत करते। लेकिन इसके अंदर तो हिम्मत है ही नहीं, तभी तो चूहा बिल्ली का खेल खेलकर इन्होंने मुझे किडनैप किया। मास्कमैन शिवांगी की बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन इस बात से शिवांगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शिवांगी ने अपनी बात आगे कही, मुझे इससे डर नहीं लगता, बल्कि इसे मुझसे डर लगता है। तभी तो देखो, इतने सारे लोगों के होते हुए भी ये कितनी दूर होकर बात कर रहा है। ऊपर से इसने मेरे हाथ भी बांध रखे हैं। इसे लगता है कि मैं इसे मार डालूंगी। मैं लड़की होकर नहीं डर रही, लेकिन ये एक आदमी होकर डर रहा है। ये तो सच में बहुत ही गलत बात है ना। शिवांगी की बातें सुनकर वे मास्कमैन गुस्से से भर गया और उसने शिवांगी की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती मेरे सामने बोलने की। शिवांगी ने अपनी तरफ पॉइंट की हुई गन को देखा और फिर उस आदमी को, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, लेकिन चेहरे पर मास्क होने की वजह से उसके एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस गन को मेरी तरफ पॉइंट कर दोगे तो मैं डर जाऊंगी? इस मामूली से खिलौने से मेरा कुछ नहीं होगा। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलकर मेरे साथ मुकाबला करो, तब मैं मानूंगी। शिवांगी बार बार उस आदमी को परवोक करने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी जानबूझकर उसे उकसा रही थी ताकि वे उसके हाथ खोलने पर मजबूर हो जाए, और शिवांगी का ऐसा कहना सच में उस आदमी को उकसाने में कामयाब हो रहा था। शिवांगी का पूरा ध्यान तो सामने की तरफ था, लेकिन उसके हाथ जो रस्सी से बंधे हुए थे वे धीरे धीरे करके अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही साथ अपने हाथ में पहने हुए कंगन तक अपने फिंगर को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी के हाथ में एक लाल रंग का एक कंगन था, जो देखने में तो साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें लाइव लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ था, जो इस वक्त सीधा अर्जुन के फोन से ही कनेक्ट था। अर्जुन ने शिवांगी को इसके बारे में पहले ही बता दिया था, जिसके बारे में शिवांगी भी अच्छे से जानती थी, और वे जल्दी से जल्दी उस ट्रैकर को ऑन करना चाहती थी ताकि अर्जुन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल सके। उस आदमी ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा, खोल दो उसकी रस्सियां। इसे क्या लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगा? मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर मैं इसे किडनैप करवा सकता हूँ तो इसे मारने का भी दम रखता हूँ। राका अपने बॉस की बात सुनकर तुरंत बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? आप जानते हैं ना ये लड़की कितनी ज्यादा चालाक है। ये लड़की चाहे कितनी भी ज्यादा चालाक हो, लेकिन मुझसे ज्यादा चालाक नहीं है। इसे क्या लगता है इसके हाथ खोलने के बाद ये मेरा मुकाबला कर पाएगी? चिंता मत करो राका, इसकी गलतफहमी को तो मैं यूं 2 सेकंड के अंदर दूर कर दूंगा। वे आदमी चुटकी बजाते हुए बोला। राका ने अपने बॉस को कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉस के ऊपर राका की बातों का कोई असर नहीं हुआ, और उसने अगले ही पल शिवांगी के हाथों की रस्सियां खोलकर शिवांगी की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल देने लगा। राका ने अपने बॉस को देखकर सिर पीट लिया। वहीं उस आदमी ने शिवांगी की तरफ गन पॉइंट किया और बोला, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा और तुम यहाँ से बचकर चली जाओगी? बिल्कुल नहीं, यहाँ से तो तुम्हारा जाना पॉसिबल ही नहीं है। मास्कमैन बोला। शिवांगी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर सामने की तरफ देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट एक अजीब सी रहस्य से भरी हुई थी, जिसे वे मास्कमैन तो नहीं समझ पाया, लेकिन राका तुरंत ही अपने बॉस से बोला, सर, मुझे इसकी मुस्कुराहट में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें इसे फिर से बांध देना चाहिए। ये कहते हुए राका शिवांगी की तरफ बढ़ गया, लेकिन अगले ही पल शिवांगी ने राका के सीने पर जोर से लात मारी और राका सीधे पीछे जाकर गिर गया। मास्कमैन और वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने शिवांगी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। इससे पहले कि मास्कमैन कुछ और कर पाता, शिवांगी ने अपनी दाएं पैर को घुमाते हुए मास्कमैन के हाथ पर मारी, जिसकी वजह से मास्कमैन के हाथ में पकड़ी हुई बंदूक सीधा जमीन पर गिर गई। शिवांगी हाथों से घूमते हुई बंदूक के पास गई और कुछ सेकंड के अंदर ही उसने बंदूक पकड़ ली और मास्कमैन की तरफ कर दी। शिवांगी गन पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा
कि मैं इतनी कमजोर हूँ कि कोई भी मुझे इतनी आसानी से किडनैप कर सकता है। मास्कमैन शिवांगी के पैर में बंधी हुई पट्टी को देख रहा था। शिवांगी ने उसे अपने पैर की तरफ देखते हुए देखा तो बोली, तुम्हें क्या लगा कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है? मेरे पैर की चोट तो बहुत पहले ही ठीक हो चुकी है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है ताकि तुम्हारे जैसे मेरे और भी कई दुश्मन को मैं उलझन में डाल सकूं, और वही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें लगा कि मैं चल नहीं पाऊंगी और ना ही तुम्हारा मुकाबला कर पाऊंगी। राका दौड़ते हुए वापस अपने बॉस के पास आया और बोला, मैंने कहा था ना बॉस, ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। शिवांगी हंसते हुए बोली, क्या करे, तुम्हारा बॉस कुछ अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझता है, इसलिए तो तुम्हारी बात नहीं मानी। लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि इसकी दुखती हुई रग पर कैसे हाथ रखना है, वही तो मैंने किया। अपने चेहरे पर मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है बड़े पापा। शिवांगी ने जैसे ही कहा, सामने खड़ा हुआ आदमी चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिवांगी उसे पहचान जाएगी। आपने मुझे किडनैप करवा लिया, अपना गेटअप भी बदल लिया, लेकिन अपनी आवाज कम से कम उसे तो बदल लेते। आपके बारे में पता करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी सच्चाई भी अर्जुन से छुपाई, शिवांगी बोली। शिवांगी का पूरा फोकस इस वक्त अजय के ऊपर था, तो वहीं अजय के चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। शिवांगी ने फिर से कहा, अब तो मास्क हटा दीजिए बड़े पापा, क्योंकि आपका सच मेरे सामने आ चुका है। चेहरे पर मास्क लगाकर अब आपका सच छुप नहीं सकता। अजय ने अगले ही पल अपने चेहरे से मास्क उतार दिया और एक डेविल स्माइल के साथ शिवांगी की तरफ देखने लगा। शिवांगी ने अभी भी अजय पर बंदूक पॉइंट कर रखी थी। अजय ने शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, तो फाइनली तुमने मुझे पहचान ही लिया। बहुत अच्छा हुआ, मैं भी इस पहचान को छुपाते छुपाते थक चुका था। अब आमने सामने की बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, अब आमने सामने की ही बात होगी। मुझे भी जानना है कि आखिरकार आपने मुझे और अर्जुन को दूर करने के लिए ऐसी साजिश क्यों रची। यहाँ तक कि मेरी यादाश्त जाने के बाद जब फिर से मेरा अर्जुन के साथ सामना हुआ, उसके बाद भी आपने अपने कदम पीछे नहीं लिए, बल्कि फिर से मेरा किडनैप किया। शिवांगी एक से बढ़कर एक सवाल अजय से पूछ रही थी। शिवांगी जानना चाहती थी कि आखिरकार इतना कुछ करने के पीछे अजय जी का क्या मकसद था। अजय जी तालियां मारते हुए हंसने लगे। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अर्जुन ही मायने रखता है। आप मुझे बताइए बड़े पापा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों धोखा दिया मुझे, मेरे परिवार को? सब आप पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं ना, तो फिर आपने सभी के विश्वास को क्यों चकनाचूर किया? आपको पता है पापा और चाचा जी को जब आपका सच पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा, क्या बीतेगी उन पर? शिवांगी बोली, उन दोनों भाइयों की मेरे सामने बात भी मत करो। तुम्हें अपने पिता और अपने चाचा की फिक्र है, मेरा क्या? तुम्हें पता भी है आज तुम अगर जिंदा हो तो सिर्फ मेरे ही रहम करम पर, वरना तुम्हारे उस पिता ने तो तुम्हें जन्म देते ही मार देने का सोच लिया था। अगर वक्त पर मैं तुम्हें बचाने के लिए ना पहुंचता तो शायद तुम मर जाती। मैंने सोचा कि तुम्हें ये बता दूंगा कि तुम अनाथ हो, तो शायद तुम मेरी बात मानने लग जाओगी, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें अनाथ होने का झूठ तो बता दिया, लेकिन उस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़का आ गया जिसने तुम्हारे अंदर के दुख दर्द को पूरी तरह से दूर कर दिया, और तुम एक पल के लिए पूरी तरह से भूल गई कि तुम अनाथ भी हो। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया जब मुझे पता चला कि तुम किसी और से शादी करने के लिए घर से भाग रही हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ 3 साल पहले हुआ वे मेरे कारण ही हुआ था, और ये सब कहने में और तुम्हें बताने में मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा। अजय ने कहा, लेकिन सवाल तो अभी भी वही है ना बड़े पापा, कि आखिर आपने इतना सब क्यों किया? जायदाद के लिए तुम्हारे दादाजी ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया और तुम्हारी बहन के नाम कर दिया। तुम्हारी बहन को तो मैंने मार दिया, लेकिन तुम बच गई। तुम्हें मारने के लिए मैंने मंदिर के बाहर एक बड़े से ट्रक का इंतजाम कर दिया था, लेकिन उस एक्सीडेंट में तुम बच गई। लेकिन तुम्हारी यादाश्त चली गई, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी यादाश्त जाने का फायदा उठाऊंगा। लेकिन उसी वक्त फिर से तुम्हारी जिंदगी में एक और लड़का आ गया। उस लड़के ने भी तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तुम उस दिल टूटे सदमे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने माँ बाप से इजाजत लेकर मुंबई आ गई, और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे पिता से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने अपने भाई की मदद से तुम्हें मुंबई भिजवा दिया। मुंबई में भी मैंने अपने लोग भेजे, लेकिन अपने दोस्तों के अलावा तुमने तो कसम खा रखी थी ना कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करोगी।
पर ना जाने 3 साल बाद ये अर्जुन नाम की दीवार कहाँ से आ गया। अपने फायदे के लिए मैंने एक बिजनेसमैन से तुम्हारी शादी तय की। तुम्हारे पिता को भी मुश्किल से मैंने मनाया, लेकिन तुम्हारे चाचा ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। जब उसने अर्जुन शेखावत को तुमसे शादी करने के लिए कहा, मेरा पूरा बना बनाया प्लान खराब हो गया। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी के बदले मुझे कितने करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन मुझे करोड़ों का घाटा हो गया। सिर्फ जायदाद के खातिर आपने इतना कुछ कर दिया। अगर आप जायदाद ही चाहते थे तो बोल भी तो सकते थे ना। उसके लिए आपने अपनी ही खुद की बेटी की जान ले ली और मेरी जान लेने के लिए भी तैयार हो गए, शिवांगी बोली। शिवांगी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई पिता सिर्फ जायदाद के लिए अपनी ही बेटी को मार सकता है। किसने कहा कि वे मेरी बेटी थी? माया मेरी कोई बेटी नहीं थी, बल्कि मैंने तो उसे एक अनाथालय से गोद लिया था और घर जाकर सबको बता दिया कि ये मेरी बेटी है। लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता कि उसके अंदर तो मेरा खून था ही नहीं। मुझे लगा कि उसके आ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हुआ क्या, उसे भी न जाने किसी अनजान लड़के से प्यार हो गया और उस प्यार की खातिर वे सब कुछ बेचकर उसके साथ जाना चाहती थी और मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं देना चाहता था। इस जमीन जायदाद के लिए तो मैंने इतना कुछ किया, उस अनाथ लड़की को अपने घर लेकर आया, लेकिन उस अनाथ लड़की का क्या, वे सब कुछ बेचकर मुझे सड़क पर लाना चाहती थी, इसलिए मैंने मार दिया उसे। अब तुम्हारी बारी है। अजय की बात सुनकर शिवांगी हंसते हुए बोली, बड़े पापा यही तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको क्या लगा कि जब मुझे ये पता चलेगा कि आप मुझ पर हमला कर रहे हैं तो मैं अपने अतीत के बारे में जानने की कोशिश नहीं करूंगी? प्रॉपर्टी के बारे में मुझे पहले से ही पता चल चुका था कि दादाजी ने प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे नाम है इसके बारे में तो आपको पता था, लेकिन इसमें एक और क्लोज था। शायद वे आप भूल चुके हैं कि शादी के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम पर होगी, यानी कि अर्जुन के नाम पर। इसलिए अगर मुझे कुछ हो भी गया तो भी आपके हाथ जमीन जायदाद रुपया पैसा कुछ नहीं लगेगा। जो कुछ भी आपने इतने साल किया वे सब धरा का धरा रह जाएगा। ये कहते हुए अगले ही पल शिवांगी ने बिना सोचे समझे बंदूक चला दी। बंदूक से निकली हुई गोली पूरी रफ्तार के साथ अजय के घुटनों पर जाकर लगी और अगले ही पल अजय नीचे जमीन पर दर्द से तड़पते हुए गिर गए। अजय शिवांगी की तरफ हैरान होकर देख रहे थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि शिवांगी इतनी ज्यादा कठोर भी हो सकती है। क्या हुआ बड़े पापा, आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ? आपको तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आपके भेजे हुए गुंडे को तो मैंने पहले ही अपना ये रूप दिखाया हुआ है। क्या आपको उन लोगों ने नहीं बताया कि मुझे बंदूक चलाना आता है? मेरे किसी अपने ने ही मुझे यह सब सिखाया है। मुझे अपनी रक्षा करनी बहुत ही अच्छे से आती है, शिवांगी बोली। अजय दर्द से तड़पते हुए शिवांगी से बोला, इसके बारे में तो मुझे पहले से पता था, लेकिन बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में तुम्हें पता था, यानी कि तुम्हें शक कब हुआ? अजय की बात सुनकर शिवांगी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, आपको क्या लगता है कि मेरी यादाश्त चली गई है तो कभी वापस नहीं आएगी? मेरी यादाश्त हॉस्पिटल में ही आ गई थी। 3 साल पहले जब आपने मेरा एक्सीडेंट करवाया था ना, तो मैंने वहां एक आदमी को देखा था। उस आदमी का चेहरा तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन उसके हाथ पे बने हुए टैटू को मैं बहुत ही अच्छे से पहचान गई। और जब फिर से मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी यादाश्त तो वापस आ गई, और जब आप लोग अस्पताल में मुझे मिलने आए तो मैंने वही टैटू आपके हाथ में देखा तो मुझे शक हुआ। इसकी वजह से मैंने किसी को सच नहीं बताया कि मेरी यादाश्त वापस आ चुकी है। एक बात और बताऊं बड़े पापा, जिस लड़के को आप मुझसे दूर करना चाहते थे, जिसे मैं दिलो जान से चाहती थी, वे कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। आर्या ही अर्जुन है बड़े पापा। शिवांगी के सच के बारे में जानकर अजय काफी ज्यादा हैरान हो गया। वे खुद से मन में बोला, तो इसका मतलब इस लड़की ने मुझे बेवकूफ बना दिया। इसे बहुत पहले ही सच का पता चल चुका था। राका जो अजय के करीब बैठा हुआ था, उसने गुस्से से शिवांगी की तरफ देखा। उसकी वजह से आज उसका बॉस दर्द से तड़प रहा था। उसने अपनी गन निकाली और शिवांगी को पॉइंट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने हमारे बॉस को गोली मार दी है तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाओगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमारे बॉस को कुछ भी हुआ तो तुम भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। राका ने जैसे ही अपने शब्द पूरे किए तो अजय के बाकी आदमियों ने भी एक एक करके शिवांगी पर बंदूक तान दी।
शिवांगी के चारों तरफ इस वक्त बंदूकधारी खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को देखकर शिवांगी के चेहरे पर डर की एक सिकन तक नजर नहीं आ रही थी। बड़े पापा, आपके लोग तो सच में अनाड़ी हैं। इन्हें लगता है कि मैं इनकी धमकियों से डर जाऊंगी। बताइए इनको कि मैं आपके ही परिवार की हूँ और आपके ही परिवार का खून हूँ। माना कि आपके लोग मुझे यहाँ तक किडनैप करके लेकर आए हैं, लेकिन यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं यहाँ पर किडनैप तो होकर आई हूँ, लेकिन अकेली नहीं आई हूँ। शिवांगी की गोल गोल बातों को सुनकर अजय की दर्द भरी आवाज आई। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? शिवांगी ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। उसे इस तरह से चारों तरफ देखते हुए अजय और आका ने भी अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो हैरान रह गए। उसके आसपास कई लोग मौजूद थे जिन्होंने उनके लोगों के कनपट्टी पर बंदूक रखी हुई थी। शिवांगी ने फिर से अपनी बात आगे कही। मैंने कहा था ना, मुझे किडनैप करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप तो शेर की गुफा से मुझे लेकर आए हैं ना, तो आपको क्या लगता है आप इतनी आसानी से बच जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन और अतुल शेखावत इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? अजय जोर से चिल्लाते हुए बोला। अब इतने जोर जोर से चिल्लाकर कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। तुम हार चुके हो मिस्टर अजय राजपूत। अचानक से एक वहां जानी पहचानी आवाज आई। जब अजय ने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर अर्जुन अपनी काली गहरी आंखें गुस्से से लाल किए हुए खड़ा था। तुम? अजय हिचकिचाया। क्या हुआ ससुर जी, मेरा आना अच्छा नहीं लगा आपको? क्या करूं, आना पड़ा, क्योंकि आप तो मेरी बीबी को मेरे ही घर से किडनैप करके लेकर आ गए। अगर आप उससे मिलना चाहते थे तो घर आ सकते थे। मैं मना नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से आपने मेरी पत्नी से मिलने की कोशिश की है ना, सच में बहुत ही गलत है। मैं तो अपने हाथ से सजा देता, लेकिन क्या करूं, आपकी सजा तो पहले ही मुकद्दर हो चुके हैं। मेरी पत्नी ने आपको आपकी हकीकत तो दिखा ही दी है, बाकी की हकीकत मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन ने अजय को उसकी कॉलर से पकड़ लिया। अर्जुन अजय को जबरदस्ती उठाते हुए उसके मुंह पर एक पंच मारा और फिर से अजय जमीन पर जा गिरा। अजय के दाहिने पैर पर पहले से ही गोली लगी हुई थी और एक बार फिर से वे दर्द से तड़प उठा। अजय दर्द भरी आवाज में बोला, क्या तुम दोनों पति पत्नी पागल हो चुके हो? पत्नी गोली चलाती है और पति हाथ उठाता है। तुम लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं है कि मैं रिश्ते में तुम्हारा कोई लगता हूं? सच में आप रिश्ते में कुछ लगते हैं? कुछ जल्दी याद नहीं आ गया आपको? तब आपकी याददाश्त कहाँ गई थी मिस्टर राजपूत, जब आपने मेरे भाई की जान पर हमला किया था? आपको पता है कि मेरा भाई शिवांगी से कितनी मोहब्बत करता था, आज भी करता है, लेकिन आपने सिर्फ अपने फायदे के लिए उन दोनों को अलग कर दिया। और अब जब किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया है तो आप फिर से अपनी नई चालों के साथ आ गए। आपको क्या लगा जो सालों पहले हो गया वे फिर से दोहराया जाएगा? आपकी ये गलतफहमी है मिस्टर राजपूत। अतीत फिर से नहीं दोहराया जाएगा। इस बार अतीत बदलेगा और इसे बदलने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। अतुल अजय से बोला। अजय का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। उसने जो इतने साल से अपनी प्लानिंग के हिसाब से किया था, वे प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। पूरी जायदाद पाने के लालच में उसने अपनी ही भतीजी का एक्सीडेंट करवा दिया, अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अजय को कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी कुछ पल ही गुजरे होंगे कि वहां पर पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर अजय दर्द भरी आवाज से अर्जुन की तरफ देखा और बोला, नहीं अर्जुन, तुम मुझे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। मैं तो ऐसा ही करूंगा। क्या करूं? मैं तो खुद अपने हाथों से ही आपको मौत के घाट उतारता है, लेकिन क्या करूं, शिवांगी को कानून के तरीके ही अच्छे लगते हैं। आपने जो दुख तकलीफ दर्द शिवांगी को दिया ना, उसके आगे तो पुलिस के हवाले करना तो बहुत छोटी सी सजा है। आपको तो दर्द से तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए, ताकि आपको भी एहसास हो कि दर्द क्या होता है। अर्जुन की बातें अजय के कानों में चुभ रही थी, लेकिन इस वक्त अजय कुछ नहीं कर सकता था। उसका पैर पहले से ही घायल था और उसके सभी आदमी पहले से ही अर्जुन के आदमियों से घिरे हुए थे। इस वक्त वे सभी के बीच अकेला ही था। अगले ही सेकेंड वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर की पूरी टीम आ पहुंची। उस टीम के साथ वहां की कमिश्नर भी आ पहुंचे थे। कमिश्नर ने अर्जुन और अतुल को देखा और कहा, मिस्टर शेखावत, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मिस्टर अजय राजपूत को किडनैपिंग और जानलेवा हमला करने की बयान पर बहुत ही सख्त से सख्त सजा होगी। हमें आप पर पूरा विश्वास है कमिश्नर साहब। अब आप इन्हें यहाँ से लेकर जाइए।
मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा देर अपनी आंखों के सामने इन्हें देखूं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाऊंगा और कानून को अपने हाथ में ले लूंगा। अर्जुन ने तीखी नजरें अजय के ऊपर डालते हुए कमिश्नर से कहा। कमिश्नर ने हवलदार की तरफ देखा और अजय और उसके बाकी सब साथियों को तुरंत हिरासत में लेने के लिए कहा। जैसे ही हवलदार अजय को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, अजय खुद को बचाने के लिए तुरंत बोला, कमिश्नर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बिना जाने आप मुझे अरेस्ट करने की गलती नहीं कर सकते। अगर मेरे भाइयों को पता चल गया तो वे आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपके भाइयों को पता भी चल गया मिस्टर राजपूत, तो मुझे नहीं लगता कि वे आपको जेल से बचा भी पाएंगे। आखिरकार आपने उनके ही बच्चे पर हमला किया है। यहाँ तक कि जब आपने अपनी खुद की बेटी को अपना नहीं माना तो दूसरे के बच्चों को तो क्या ही अपना मानेंगे। चिंता मत कीजिए, आपके भाइयों तक आपकी खबर पहुंचा दी गई है और उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दे दिया है कि वे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, अतुल ने कहा। अतुल के शब्द सुनकर अजय तीखी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। कमिश्नर ने कहा, उनकी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। आप लेकर जाइए कमिश्नर, हम इन्हें किसी भी हाल में जेल से बाहर नहीं देखना चाहते। जब हमने पहले ही कह दिया था कि हमने इनके साथ रिश्ता तोड़ दिया है, तो इनका जेल से बाहर निकलवाने में हम साथ क्यों ही देंगे। ठीक उसी वक्त एक जानी पहचानी आवाज आई। जब अजय और बाकी सब लोगों ने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर विजय और अनिल खड़े हुए थे। शिवांगी की नजर जैसे ही अनिल पर पड़ी, वे दौड़ते हुए अनिल के गले लग गई। अनिल ने प्यार से शिवांगी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कैसे हो बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचा जी, शिवांगी ने जवाब दिया। अनिल और विजय को वहां पर देखकर अजय की जो उम्मीद कुछ देर के लिए टूट गई थी, वे फिर से जुड़ गई। वे तुरंत अपने भाइयों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, विजय, अनिल, देखो मुझे बेवजह ही गिरफ्तार किया जा रहा है। समझाओ इन्हें कि मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। अजय की बात सुनकर अनिल अजय के पास आकर बोले, सही कहा आपने, आप वैसे नहीं बल्कि हद से ज्यादा गिरे हुए इंसान हैं। जो इंसान अपने फायदे के लिए किसी को मौत के घाट उतार सकता है, वे ऐसा वैसा इंसान हो भी नहीं सकता। वे तो शैतान को भी पीछे छोड़ सकता है। उसकी हैवानियत हद से ज्यादा भयंकर होती है और ऐसा ही कुछ आपके साथ है। आपने हमेशा से विजय भाई साहब को भड़काया, उन्हें कहा कि घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, और जहां तक विजय भाई साहब की बात है, उन्होंने हर एक बात बिना बहस किए सर झुकाकर आपकी हर एक बात मानी। लेकिन आपने क्या किया? उनकी ही बेटी की ऐसी दुर्दशा उनकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी के ऊपर अत्याचार होता रहा, लेकिन उनकी आंखों के ऊपर आपके प्यार की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। अनिल ने विजय की तरफ एक नज़र मारी और फिर से अनिल ने अजय से कहा, देखिए उनकी तरफ, अपने कदम आपकी तरफ आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप उनके बड़े भाई थे, यहाँ तक कि मेरे भी। हमने आपको अपने पिता के समान माना था। हमें लगा था कि जो कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कभी भी अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे। लेकिन हमें क्या पता था, आपके सपने ही परिवार को तोड़ने वाले थे। आपका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, जायदाद को हासिल करना। इस जायदाद को पाने के लिए आपने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया, अपने ही भतीजी को मारने की साजिश रची। अब तो मुझे ये शक हो रहा है, मुंबई में शिवांगी को किडनैप करके गाड़ी से नीचे धक्का दिया गया था, वे ऐसे नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं उसमें भी आपका ही हाथ होगा। मुझे अब सच में खुशी हो रही है भाई साहब कि मैंने एक सही फैसला लिया अर्जुन और शिवांगी की शादी करवाकर। अगर उस दिन मैंने ये फैसला ना लिया होता तो शायद आप तो अपने मकसद में कामयाब हो जाते और हम अपने शिवांगी को हमेशा हमेशा के लिए खो देते। अजय चुपचाप अपने भाई की बात सुन रहा था। आखिरकार सुनता भी क्यों ना, उसके पास बोलने के लिए था भी क्या। जो कुछ भी आज अनिल कह रहा था वे सब सच ही तो था। जायदाद के पीछे ही तो उसने इतना सब कुछ किया था, लेकिन जिस कारण वे किया था वे पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसने अपना प्यारा परिवार, जो उसके बाद सिर झुकाकर मानता था और उसकी इज्जत करता था, उस अजय ने वे परिवार खो दिया। कमिश्नर साहब अजय को लेकर वहां से चले गए। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ विजय, अनिल और शेखावत परिवार खड़ा हुआ था। शिवांगी अभी भी अनिल के ही गले लगी हुई थी। अनिल ने फिर से शिवांगी की तरफ देखा और कहा, मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छे से अपनी रक्षा कर सकती हो। बिल्कुल चाचा जी, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन हो क्या। शिवांगी ने कहा ही था कि उसी वक्त अतुल की आवाज उसे सुनाई थी। लेकिन जब तुम्हारा पैर ठीक हो गया था तो तुमने इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया? पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी ये सोच सोच कर कि तुम्हारा पहले से ही हालत खराब है
और अब ऊपर से तुम्हारी किडनैपिंग हो चुकी है। वे तो अच्छी बात है कि अर्जुन ने तुम्हें कंगन दिया हुआ था। अगर तुम लोकेशन ट्रैकर को ऑन न करती तो हमें तो तुम्हारे लोकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। सॉरी जीजू, जल्दबाजी में आपको बताना भूल गई थी, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, शिवांगी ने अपने कान को पकड़ते हुए कहा। शिवांगी ने महसूस किया कि वहां पर अर्जुन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जीजू, अर्जुन दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या इतना नाराज है मुझसे कि मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा उन्होंने? शिवांगी ने इधर उधर नजर घुमाते हुए अतुल से पूछा। शिवांगी की बातें सुनकर अतुल ने भी महसूस किया कि वहां पर वाकई में अर्जुन मौजूद नहीं था। अतुल ने कहा, हो सकता है, जाओ मना लो ना। शिवांगी ने अनिल की तरफ देखा और कहा, आती हूँ चाचा जी। ये बोलकर वे तुरंत वहां से 9-2-11 हो गई। शिवांगी अर्जुन को ढूंढते ढूंढते जंगल एरिया से काफी दूर निकल गई, लेकिन उसे कहीं भी अर्जुन नहीं दिखाई दिया। अब ये कहाँ चले गए? नाराजगी थी तो बात करके भी नाराजगी दूर की जा सकती थी। इस तरह से दूर जाकर कौन सी नाराजगी दूर होती है भला? शिवांगी बड़बड़ाई। इतना कहकर शिवांगी फिर से आगे की तरफ अर्जुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। अभी 3 से 4 मिनट ही गुजरे होंगे कि शिवांगी को उस जंगल में एक झरना दिखाई दिया और उस झरने के पास ही उसे एक आदमी की पीठ दिखाई दी। शिवांगी उसे देखकर ही पहचान गई कि वे और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही था और शिवांगी के कदम उसी तरफ बढ़ गए। अर्जुन इस वक्त झरने के पास बैठा हुआ था। शिवांगी जाकर अर्जुन के पीछे खड़ी हो गई। इस वक्त अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था कि शिवांगी उसके पीछे ही खड़ी हुई है। अर्जुन ने अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर पकड़ा हुआ था। जैसे ही वे पत्थर झरने में फेंकने वाला था कि ठीक उसी वक्त उसे शिवांगी की आवाज सुनाई दी। आप अचानक से वहां से चल के यहाँ क्यों आ गए? शिवांगी की आवाज सुनते ही अर्जुन के हाथ वहीं रुक गए। शिवांगी की आवाज सुनने के बाद भी अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका लगातार ध्यान झरने से बह रहे पानी के ऊपर ही था। अर्जुन का इस तरह से चुप रहना शिवांगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अगर इतना ही नाराज हैं तो उसका गुस्सा खुद पर निकालने का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी नाराजगी मुझ पर भी उतार सकते हैं। शिवांगी ने इतना ही कहा था कि अर्जुन ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ा और उसे एक झटके के अंदर ही अपनी तरफ खींच लिया। शिवांगी अर्जुन के गोद में ही बैठी थी। शिवांगी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्जुन कुछ ऐसा करेगा। इस वक्त घबराहट से उसकी आंखें बंद थी। अर्जुन ने धीरे से शिवांगी के चेहरे पर आ रहे उसके बालों को कान के पीछे किया और धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, तो अब बताओ कैसे निकालूं अपनी नाराजगी? अर्जुन की आवाज अपने इतने करीब पाकर शिवांगी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और वे अर्जुन की गहरी काली आंखों में देखने लगी। इस वक्त अर्जुन पूरी शिद्दत से उसे ही देख रहा था। शिवांगी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसे इस तरह से खींच लेगा। वे चौंक कर अर्जुन की तरफ ही देख रही थी। अर्जुन बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? शिवांगी बोली, नाराज तो हूँ। आखिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तुम्हें सब कुछ याद है? सॉरी, लेकिन सच का पता लगाना भी बाकी था और इस तरह से मैं बिना सच सामने लाए अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। वे तो जो कुछ भी उस दिन हुआ नैना और रागिनी की वजह से हुआ। अगर वे दूध में वे नशे वाली दवा नहीं मिलाती तो शायद हमारे बीच जो कुछ भी उस दिन हुआ वे होता भी नहीं, क्योंकि मैं अपने बड़े पापा का सच सामने लाने के बाद ही अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शिवांगी बोली, मैं रिश्ते की शुरुआत के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी यादाश्त वापस आ चुकी है। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? तुम्हारी इस बचकानी हरकत की वजह से पता है भाभी की क्या हालत हो रखी है। उन्हें तो इतनी चिंता हो रही है कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया तक नहीं, और तुम मैडम अलग ही मिशन में लगी हुई हो। अर्जुन शिवांगी से नाराज हो रहा था कि उसी वक्त उसे अपना फोन रिंग करता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना फोन देखा तो फोन अतुल का आ रहा था। शिवांगी की तरफ अर्जुन ने एक नज़र देखा और फिर अगले ही पल उसने कॉल पिक कर लिया। हेलो भाई। शिवांगी, क्या तुम्हारे पास है? अतुल ने पूछा तो अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ भाई, वे मेरे पास ही है। देखो अर्जुन, रूठना मनाना अगर करना है तो घर चलकर करो। ये जंगल एरिया है, यहाँ पर रूठना मनाना सही नहीं है। जल्दी से वापस मेन सड़क पर आओ। अतुल फोन की दूसरी तरफ से अर्जुन को ऑर्डर देते हुए बोला। अर्जुन भला अपने भाई की बात कैसे टाल सकता था? उसने तुरंत वहां से आने के लिए हाँ में जवाब दे दिया। अर्जुन ने जैसे ही फोन रखा
उसने शिवांगी की तरफ देखा जो अभी भी उसकी बाहों के घेरे में ही थी। मुझसे झूठ बोलना और सच छुपाना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से चलना होगा। ये कहते हुए अर्जुन ने शिवांगी को खड़ा किया और उसे लेकर जंगल से बाहर निकल गया। अर्जुन ने जब जंगल से बाहर निकला तो उसने सड़क पर अतुल और बाकी सब सदस्य को खड़ा हुआ पाया। बीजे जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वे जब से आए थे बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। शायद उन्हें गहरा सदमा लगा था अपने भाई अजय का सच जानकर। अपने पिता को इस तरह से शांत देखकर शिवांगी को भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अंदाजा था कि इस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही है। शिवांगी ने अर्जुन का हाथ छोड़ दिया और बीजे जी के पास आकर बोली, पापा, मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त बड़े पापा के बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को कोस रहे होंगे, लेकिन अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वे हो चुका है पापा। अनिल भी अपने भाई के पास आया और बोला, हाँ भाई साहब, शिवांगी सही कह रही है। जो होना था वे हो गया। आपने और मैंने उन्हें अपना बड़ा भाई माना था, लेकिन उन्होंने तो हमें सिर्फ अपना मोहरा समझा और हमारा अपने मुताबिक इस्तेमाल किया। तो फिर अब जब उनका सच हमारे आंखों के सामने आ चुका है तो हम उनके बारे में अफसोस क्यों करें? आप शायद भूल रहे हैं कि इसके बारे में आप अफसोस जता रहे हैं। उन्हें हमारी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। शायद जेल में रहकर वे परिवार की वैल्यू अच्छे से समझ पाएं कि जायदाद धन दौलत से कुछ नहीं होता। अगर सबसे बड़ी धन दौलत है तो वे परिवार है। विजय ने प्यार से शिवांगी के सर पर हाथ रखा और उसे अगले ही पल गले से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो गई। कहीं न कहीं वे सच में अपने आप को ही कसूरवार मान रहे थे। अगर आज शिवांगी को कुछ हो भी जाता तो विजय शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। उन्होंने सच में अजय को हर एक फैसला लेने की इजाज़त दे दी थी और यहाँ तक कि उनकी हर एक फैसले को अपनाने के लिए वे पूरी तरह से तैयार रहते थे। उन्होंने शिवांगी से कहा, मैं बहुत ही खुश हूँ कि अनिल ने तुम्हारी शादी अर्जुन से करवा दी। मुझ में शायद हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बड़े भाई के खिलाफ जाता, लेकिन अनिल ने सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचा। सॉरी बेटा, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था कि भाई साहब के प्यार के पीछे ऐसे मसूबे होंगे। अगर मुझे इसके बारे में अंदाजा भी होता तो शायद ऐसा कभी मैं होने नहीं देता। अनिल और शिवांगी ने विजय को समझाया और यहाँ तक कि अतुल और अर्जुन ने भी उन्हें समझाने के लिए आगे आए। आखिरकार विजय की ज्यादा गलती तो नहीं थी। गलती थी तो इतनी कि उन्होंने अजय की हर एक बात आंख बंद करके मानी, आंख बंद करके उन पर विश्वास किया, जिसका नतीजा उन्हें आज मिल रहा था। अब मुझे चलना चाहिए पापा, अपने ससुराल, शिवांगी ने कहा और अर्जुन के साथ वहां से शेखावत परिवार की तरफ निकल गई। अनिल और विजय दोनों उस गाड़ी को जाते हुए देखते रहे जिस गाड़ी में अर्जुन और शिवांगी गई थी। जैसे ही वे गाड़ी उनकी आंखों से ओझल हुई, विजय ने अगले ही पल अनिल को देखा और अपने हाथ जोड़ लिए। थैंक यू सो मच अनिल। आज अगर मेरी बेटी खुश है तो कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा ही हाथ है। अगर मैं भाई साहब की बात माना होता तो शायद मेरी बेटी एक ऐसे घर में शादी करके जाती जहां उसे खुशियों को बदले गम मिलते। वे स्वर्ग में नहीं, एक नरक भरी जिंदगी जीती। भाई साहब, शिवांगी अगर आपकी बेटी है तो वे मेरी भी कुछ लगती है। मुझे तो बस इसी में खुशी है कि शिवांगी का प्यार उसे वापस मिल गया, अनिल बोला। आपस में बातें करते करते वे दोनों भाई वहां से अपने घर की तरफ चले गए तो दूसरी तरफ अतुल और अर्जुन दोनों शिवांगी को लेकर वापस शेखावत मेंशन पहुंचे, जहां पर गार्डन में ही मिसेस शेखावत और गायत्री मौजूद थी। गायत्री चिंता में अभी भी इधर से उधर चक्कर काट रही थी, तो वहीं मिसेस शेखावत बेंच पर बैठी हुई गायत्री को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस वक्त गायत्री को कोई हैंडल कर सकता था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, और वे थी शिवांगी। दीदी, अचानक से गायत्री के कानों में आवाज आई। गायत्री ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि शिवांगी खड़ी थी। गायत्री ने जैसे ही शिवांगी को देखा वे तुरंत ही शिवांगी की तरफ आ गई और अगले ही पल उसने शिवांगी का कान पकड़ा और खींचते हुए बोली, मुझे अतुल ने सब बता दिया है। कुछ ज्यादा ही दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। मुझे लगा था तुम बदल गई हो, शरारती कम हो चुकी हो, लेकिन नहीं, कोई बदली नहीं हो। जैसी शरारती तुम पहले थी वैसे ही अब भी हो। दीदी, दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। आप तो सबके सामने मेरा कान पकड़ रही हैं। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, इस घर की छोटी बहू हूँ। कम से कम इसका तो मान रख लीजिए ना। यहाँ आप सबके सामने मेरा कान खींच रही हैं। शिवांगी ने कहा तो ये सुनकर वहां सभी मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे।